प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में आपके समक्ष इंटरव्यू से संबंधित, साक्षात्कार से संबंधित परिचर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। इस परिचर्चा से वे विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकते हैं जो स्कूल व्याख्याता इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के अंततः इस प्रकार की परिचर्चा आपके विषय के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब विषय का ज्ञान हमें धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो हम अपने आप को उस विषय से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अधिक कंफर्टेबल या सहज महसूस करते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे सामान्य प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो कि इंटरव्यू में पूछा जाना अपेक्षित होता है, कई बार पूछ लिया जाता है बहुत सारे विद्यार्थियों से। तो देखने में बहुत ही सहज प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो बहुत कम समय में और सही तरीके से हम इसका क्या जवाब दें, किन शब्दों में अपनी बात को पिरोएं और कितनी अपनी शब्दों की सीमा रखें, इस सब को अचानक से आपको ना समेटना पड़े, इसलिए मैं पहले से आपके सामने इस तरीके का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बड़े सहजता से इसको मेरे बताने के बाद और एक बार दोहराव करके और अपने आप विचार शामिल करके और अच्छा बना लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं। और वास्तव में इंटरव्यू में अभिव्यक्ति की ही परीक्षा होती है, आपके ज्ञान की परीक्षा एग्जाम के माध्यम से पहले से ली जा चुकी होती है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो इसको अन्य संस्कृतियों की तुलना में यूनिक बनाती हैं, अद्वितीय बनाती हैं, अनुपम बनाती हैं। वो विशेषताएं हैं प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, बहुलता, ग्रहणशीलता और अनेकता में एकता। ये विशेषताएं भारतीय संस्कृति की इस प्रकार की हैं जो कि अपने आप में अनूठी हैं। आप बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो प्राचीनता है वो अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक है। जैसे कि चीनी सभ्यता की बात करें या हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें या फिर ग्रीक जो सभ्यता है उसकी बात करें, उसकी तुलना में भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो अधिक प्राचीन है। क्योंकि अगर हम प्राचीन धर्मों की बात करें जिनमें इस्लाम है, ईसाई है, उससे भी पहले जाएं यहूदी है, तो यहूदी की प्राचीनता इनमें अधिक है। और यहूदी धर्म का जो आधार ग्रंथ है वो है ओल्ड टेस्टामेंट। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं तो वो हमारे ऋग्वेद से लगभग 1000 वर्ष बाद में आया, यानी ऋग्वेद उससे लगभग 1000 वर्ष पुरानी रचना है। और हम वहाँ के क्लासिकल लिटरेचर की बात करें और इलियड और ओडिसी का उल्लेख करें तो वे भी लगभग 1000 वर्ष के आसपास ऋग्वेद से नए हैं, ऋग्वेद उनसे भी प्राचीन है। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो अन्य संस्कृतियों की तुलना में प्राचीन है। दूसरी विशेषता इसकी है निरंतरता। भारतीय संस्कृति में निरंतरता के लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं वे भी अद्भुत हैं। अन्य किन्हीं संस्कृतियों में उस तरीके की निरंतरता हमको देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर मेसोपोटामिया का जो जीवन है उसकी हम बात करें तो हम्मुराबी ने जो विधि संहिता बनाई थी वो आज से कितने समय पूर्व बनाई, लेकिन वर्तमान जो इराक है या सीरिया है वहाँ के जो निवासी हैं उसमें उन चीज़ों का असर हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से पिरामिडकालीन मिस्र की बात करें, वहाँ के राजा फराओ के द्वारा विकसित परंपराओं की बात करें तो वो भी आज वहाँ के वर्तमान निवासियों में दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। और इसकी तुलना अगर भारतीय संस्कृति से करें तो भारतीय संस्कृति में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी दिखाई देती हैं जो प्राचीन सनातन परंपरा से चली आ रही हैं। जैसे कि स्वास्थ्य का चिन्ह आज भी हमको देखने को मिलता है। पशुपति शिव का आधुनिक रूप, आदि रूप जो शुरुआती रूप था वो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। स्नान का धार्मिक महत्व हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है जो आज भी प्रासंगिक है। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का धार्मिक महत्व है। इसके अतिरिक्त गणित विज्ञान की बात करें तो हम 16 के गुणक में जो सैंधव लोग माप तौल के रूप में 16 की गुणक में जो माप तौल करते थे वो आज भी प्रासंगिक है। 16 आने का 1 रुपया मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं। और इस संबंध में एक और बात पीपल की पूजा है, गायत्री मंत्र है जो वैदिक परंपरा से लेकर आज तक जीवंत बना हुआ है। इसी संबंध में मुझे वो एक बात भी याद आ गई जो इकबाल ने कही थी कि यूनान और रोमन मिस्र मिट गए जहाँ से, पर कुछ बात ऐसी है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, नामो निशा बाकी है हमारा। कुछ इस तरीके की बात उसने कही थी। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
चीनी लोगों में फिर भी लाओसे या कन्फ्यूशियस के विचार हमें दिखाई देते हैं वर्तमान जीवन में। अगर आपसे कहा जाए कि चीनी सभ्यता के संदर्भ में ऐसा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये सही बात है कि चीन में लाओसे और कन्फ्यूशियस के विचार आधुनिक परंपरा में भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो भारतीय परंपरा की तुलना में बहुत हल्के हैं, कम हैं, कमतर हैं। तीसरी इसकी जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता को आप सामान्य तरीके में या सामान्य शब्दों में इस प्रकार से समझें कि विरोध को स्वीकारने की क्षमता। सहिष्णुता से तात्पर्य यहाँ ये लगा के चलें आप, विरोध को स्वीकार करने की क्षमता भारतीय परंपरा में अद्भुत है। ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वैदिक जो परंपराएं थीं उनका विरोध हम उपनिषदों में देखते हैं। बहुत सारे कर्मकांड और की जो अप्रासंगिकता है वो उपनिषदों में उठाई गई है और उसको स्वीकार किया गया है भारतीय समाज के द्वारा। और भी आगे देखें हम तो जैन और बौद्ध जो परंपराएं भारत में विकसित हुई, बौद्ध और जैन दोनों ही नास्तिक धर्म थे, लेकिन उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, पूर्ण रूपेण वैदिक परंपराओं का विरोध, लेकिन वे भी भारतीय समाज के द्वारा स्वीकार किए गए। तो ये भारतीय परंपरा में की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है परंपरा के विरोध को स्वीकार करने की परंपरा। तो बौद्ध और जैन और उपनिषद का उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें अपनी बात को रखने के लिए। फिर इसी से जुड़ी हुई एक विशेषता और है भारतीय संस्कृति की, वह है बहुलता, प्लूरैलिटी। आज दुनिया के आधुनिक सभ्य समाज हैं वो अपने आप में प्लूरल सोसाइटी होने का दावा करते हैं, वहाँ बहुलता के लक्षण दिखाई देने की बात करते हैं। तो मैं पहले भी आपसे कह आया हूँ कि आप जब संस्कृति की विशेषताएं बताएं तो तुलना के रूप में एक उदाहरण तो सामान्यतः साथ में लेकर चलें। हम पश्चिमी दुनिया को देखते हैं तो वहाँ 16वीं शताब्दी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में जो संघर्ष देखा, संघर्ष क्या खूनी संघर्ष देखा गया जो लगभग 200 वर्षों तक चला। मार्टिन लूथर जैसे लोग उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के उन्नायक के रूप में उभर के सामने आए थे और स्थिति ये हो गई थी कि जो कैथोलिक प्रभुत्व वाले क्षेत्र थे वहाँ से प्रोटेस्टेंटों को निकाल दिया गया और जो प्रोटेस्टेंट प्रभुत्व वाले क्षेत्र थे वहाँ से कैथोलिकों को निकाल दिया गया। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखें तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। भारत में वैदिक परंपरा में एक चीज़ जो सुना कही और सुनी जाती है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से वर्णित करते हैं। और इसके अलावा जैन धर्म में भी हमें अनेकांतवाद की जो परंपरा दिखाई देती है वह भी अद्भुत है, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति है किसी भी वस्तु की या परिस्थिति की, वो एकांतिक दृष्टिकोण ही उसके बारे में व्यक्त किए जाते हैं सामान्यतः, लेकिन अलग अलग जो दृष्टा होते हैं वो उसके अलग अलग स्वरूप का वर्णन करते हैं और वो सारे ही सही हो सकते हैं। जो जैनियों का प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सब जानते हैं कि अंधों के गांव में हाथी आ गया, जिसने सूंड पकड़ी वो कहेगा कि हाथी पाइप जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी वो कहेगा हाथी रस्सी जैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा वो कहेगा हाथी खंबे जैसा होता है। तो ठीक उसी तरीके से भारतीय समाज किसी भी दूसरी परंपरा के विचारों को सुनने में और उपयुक्त मिलने पर उनको स्वीकारने में कभी हिचक नहीं करता। तो ये भारतीय समाज की जो बहुलता की विशेषता है ये अपने आप में अद्वितीय है। इसी से जुड़ी हुई एक और विशेषता है जिसको ग्रहणशीलता के रूप में हम नाम दे सकते हैं, ग्रहणशीलता की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं, या लचीलापन। आप देखिए कुषाण शासक जो थे उनके मथुरा के पास से, माट के पास से जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं कि अचकन और कोट वगैरह डाल के वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, घोड़े के ऊपर जीन लगी हुई है, तो ये देखने को हमें मिलती है कि हमने यूनान कुषाणों से ये चीज़ सीखी, घोड़े के ऊपर जीन डालने वाली परंपरा। और आपको दूसरी बात बताऊं, जो रोमन लोग थे या ग्रीक लोग थे उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे गांधार कला है और परफॉर्मिंग आर्ट है। विशेष रूप से नाट्य कला के क्षेत्र में हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की, अपनाई यूनानी लोगों से। और एक और उदाहरण, यूनानी एक राजदूत है, आप सब जानते हो, हेलियोडोरस, जो गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाता है, वो स्वयं को भागवत कहता है, यानी वो भारतीय परंपरा से भी कुछ चीज़ें ग्रहण करता है। यहाँ मुझे एक प्रसिद्ध बात याद आ रही है जो अक्सर कही जाती है भारतीय संस्कृति के विषय में, कि तेरे सांचे में ढलता जा रहा हूँ पर धीरे धीरे, या सने सने तुझे भी बदलता जा रहा हूँ। तो ये भी हमें देखने को मिलती है। तुर्क लोगों से भी हमने बहुत सारी स्थापत्य संबंधी परंपराएं सीखी, मेहराब, गुंबद, ये सब हमने तुर्क लोगों के भारत में आगमन के बाद ही सीखा। और
दूसरी बात, जो इस्लाम है वो जिस रूप में उद्भूत हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन भारतीय क्षेत्र में आने के बाद उसमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने को मिलते हैं। मज़ार है, उर्स है, सूफी परंपरा है, ये इस्लाम में जो अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है वो भारतीय संस्कृति के प्रभाव के कारण ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुल भी है और ग्रहणशील भी है और लचीलेपन से युक्त भी है। इसी के साथ एक और मैं आपको बात बता दूं भारतीय संस्कृति की, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इसको आप इन शब्दों में बता सकते हैं कि भारत में धार्मिक आधार पर या प्रजातिगत आधार पर अलग अलग प्रकार के निवासी रहते आए हैं और आज भी हैं, लेकिन उन सब में हमें एकता दिखाई देती है। वो किस तरीके से, किन किन रूपों में देखने को मिलती है कि आप देखिए, भारतीय परंपरा में जो संस्कृत भाषा है वो उत्तर से दक्षिण तक हमें उसके द्वारा भाषा में लिखे गए ग्रंथ देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका उद्भव तो संस्कृत से हुआ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत की भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं हैं वो जो संस्कृत से जिनका उद्भव नहीं हुआ है, उनमें भी शब्द भंडार बहुत मात्रा में संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जीवन दृष्टि है भारतीय, उसमें उसका जो निहितार्थ है वो है कर्मफलवाद। और कर्मफलवाद हमें बौद्ध परंपरा में भी देखने को मिलता है, जैन परंपरा में भी देखने को मिलता है, उपनिषदिक परंपरा में भी हमको देखने को मिलता है और दक्षिण भारत की विविध परंपराओं में भी हमें देखने को मिलता है। तो तमाम साहित्य को देखें तो हमें भारतीय जीवन दृष्टि की ये एक रूपता है कर्मफलवाद वाली, ये भी हमें देखने को मिलती है। और रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, उसकी जो कथाएं हैं वो खंडित रूप में, छोटे मोटे रूप में, छोटे मोटे खंडों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उत्तर भारत की समस्त भाषाओं में देखने को मिलते हैं। वो समस्त प्रकार समस्त भारतीय साहित्य है प्राचीन से लेकर आज तक का, उस पर हम रामायण और महाभारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बात है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की इन 4-5 विशेषताओं को आप इन शब्दों में जो मैंने आपको बताए, अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो और अच्छे सुधार के साथ में कह पाएंगे। मैं आपको समझाने की दृष्टि से कुछ हो सकता है ज़्यादा भी बोल गया हूँ, लेकिन मैंने शब्दों को एक निश्चित सीमा में ही सीमित रखा है जिससे आप लोग सभी लाभान्वित हों और बात को एक निश्चित समय में और सहज तरीके से कह सकें। प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, बहुलता, ग्रहणशीलता और अनेकता में एकता, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। आपसे पूछी जाए तो आप निर्भीक होकर इनका बताएं और इस तरीके से आप अपने साक्षात्कार को और अधिक अच्छा बनाएं। मैं भी आपके साथ लगातार आपके सहयोग के लिए उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ और अगले वीडियो में फिर हम अगली चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।